आज की कक्षा में प्रायद्वीपीय नदियां जो कल पढ़ी थी उससे आगे 3 महत्वपूर्ण नदियां प्रायद्वीपीय उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। और देखो 3 नदियां हैं, महानदी, कृष्णा और कावेरी। ये 3 नदियां हैं, तीनों की एक विशेषता समान है। वो क्या है? तीनों ही प्रायद्वीपीय नदियां पहली बात। और अपन जब पढ़ेंगे तो तीनों ही कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तीनों ही नदियां कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। कौन कौन सी? महानदी, कृष्णा और कावेरी। तो सबसे पहले है महानदी द्रोणी। महानदी द्रोणी का उद्गम स्थल है छत्तीसगढ़ के उच्च भूमि, छत्तीसगढ़ राज्य। उद्गम स्थल का मतलब है जहाँ से यह निकलती है। तो महानदी कहाँ से निकलती है? छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि से निकलती है और फिर क्या करती है? यह ओडिशा में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि से तो इसका उद्गम स्थल है और फिर उड़ीसा में बहती है। उड़ीसा में बहते हुए जाती है कहाँ पर? बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। इसकी लंबाई है 860 किलोमीटर। याद रखना, महानदी की कुल लंबाई कितनी है? 860 किलोमीटर है। और इसका उद्गम स्थल, 2 बातें कई बार पूछ लेते हैं। तो छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि तो उद्गम स्थल है, लंबाई है 860 किलोमीटर। और अपवाह द्रोणी भाव क्षेत्र यानी है कहाँ कहाँ बहती है? छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, झारखंड और उड़ीसा। कहाँ कहाँ बहती है? छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, झारखंड और उड़ीसा। ये इतना सा वर्णन है महानदी का। कहाँ से निकलती है, कहाँ बहती है, कितनी इसकी लंबाई है। तो छत्तीसगढ़ से निकलती है, 860 किलोमीटर इसकी लंबाई है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, झारखंड और उड़ीसा है वो इसका अपवाह द्रोणी है। दूसरी प्रायद्वीपीय नदियां है जिसका नाम है कृष्णा द्रोणी। तो कृष्णा नदी है वो महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में महाबलेश्वर के निकट एक स्रोत से निकलती है। कहाँ से निकलती है? महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में महाबलेश्वर नामक पर्वत है, उसके पास में एक स्रोत से निकलती है। और यहाँ से निकलकर लगभग 1400 किलोमीटर बहती है। 1400 किलोमीटर बहने के बाद में यानी यहाँ से निकली 1400 किलोमीटर इसकी अपवाह द्रोणी है और बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मूसी और भीमा ये नदियों के नाम है। क्या है ये? तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मूसी और भीमा। कौन सी नदियां हैं ये? कृष्णा की सहायक नदियां हैं। सहायका तो बताया है कि ये नदियां क्या करती है? अपना जल लाकर कृष्णा में उड़ेल देती है। समझ गए? तो कृष्णा नदी की सहायक नदी है तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मूसी और भीमा। इसकी द्रोणी है महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। ये इन 3 राज्यों में फैली है, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में। कावेरी तीसरी है। यह निकलती है पश्चिमी घाट की ब्रह्मगिरी श्रृंखला से और तमिलनाडु के कुडलूर के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। पश्चिमी घाट की ब्रह्मगिरी श्रृंखला से तो निकलती है और तमिलनाडु में जगह का नाम है कुडलूर। इसके दक्षिण में जाकर कहाँ मिल जाती है? बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसकी लंबाई है 760 किलोमीटर, इसकी है 860, इसकी 1400 और कावेरी की 760 किलोमीटर लंबाई है। इसकी सहायक नदियों में है अमरावती, भवानी, हेमावती और काबिनी। अमरावती, भवानी, हेमावती और काबिनी नदियां हैं वो कृष्णा की सहायक नदियां हैं और यह तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में विस्तृत है। यानी इसकी अपवाह द्रोणी तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में है। अब इनके 1-2 क्वेश्चन भी आगे बुक है तो बुक में लिख लेना, वरना याद रख लेना।
तो कावेरी नदी है, उस पर एक जलप्रपात है जिसका नाम है शिव समुद्रम जलप्रपात, जो भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सी नदी बनाती है? दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात बनाती है कावेरी नदी। कौन सी बनाती है? कावेरी नदी बनाती है, और इसका नाम है शिव समुद्रम। याद रखना भाई, भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है जिसका नाम है शिव समुद्रम, जो क्या करती है? कावेरी नदी के द्वारा बनाया जाता है। ये दूसरा है, तो पहला कौन सा है भाई? यही पूछ ले कि कावेरी नदी के द्वारा बनाया गया जलप्रपात दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है, तो भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? नीचे प्रश्न दिया हुआ भी है इस अपनी पुस्तक में। तो ये तो किसमें है? क्या आप जानते हैं? क्या आप जानते हैं में आता है प्रश्न और उत्तर शामिल। ज्ञात कीजिए, जिसमें आपको ज्ञात करना होता है हमें। तो भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है जोग जलप्रपात। याद रखना, भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात यानी 1 नंबर वाला है जोग जलप्रपात, और यह शरावती नदी के द्वारा बनाया गया है। तो पहला जलप्रपात जो भारत का सबसे बड़ा है वो शरावती नदी के द्वारा बनाया गया है, जिसका नाम है जोग जलप्रपात, और दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है जिसका नाम है शिव समुद्रम, जो किसके द्वारा बनाया गया है? कावेरी नदी के द्वारा बनाया गया है। तो ये क्वेश्चन आएगा, आए तो आप लिख लेना उत्तर इसका। ये जो शिव समुद्रम जलप्रपात है वो क्या करता है? बिजली बनाता है। इस जलप्रपात से क्या बनाई जाती है? बिजली बनाई जाती है, और वो बिजली कहाँ जाती है? मैसूर, बंगलौर और कोलार स्वर्ण क्षेत्र को प्रदान करती है। कोलार क्या है? सोने की खाने। स्वर्ण क्षेत्र का मतलब है सोने की खाने हैं कोलार में। कर्नाटक में है कोलार स्वर्ण क्षेत्र, कोलार नामक जगह, वहां पर सोने की खाने हैं। वहां पर बिजली देने का काम करता है कौन? शिव समुद्रम जलप्रपात। तो ये तो थी बड़ी नदियां। कौन कौन सी थी बड़ी नदियां? नर्मदा, तापी, महानदी, कृष्णा, कावेरी। इनके अलावा भी प्रायद्वीपीय भारत की और छोटी नदियां हैं जो पूर्व की तरफ बहती है, जैसे दामोदर, ब्रह्मणी, वैतरणी, सुवर्ण रेखा। ये और नदियां हैं जो जितनी बड़ी नहीं है। पृथ्वी पर जल और थल के कुल वितरण का विवरण दिया हुआ है बोर्ड पे, कि जल भाग कितना है और थल भाग कितना है। ऐसा मान लिया जाए कि ये जो एक आकार का चित्र बना हुआ है, इसको अपन क्या मान ले? पूरी पृथ्वी मान ले। क्या मान ले? पूरी पृथ्वी मान ले। और पृथ्वी का जो ये केवल कितने प्रतिशत? लगभग 3/4 या 29% जो हिस्सा है वो क्या है? थल का है। और बाकी ये जो डॉट डॉट किए हुए हैं ये क्या है? जल का हिस्सा है। यानी लगभग माने तो 73% भाग पर तो क्या है? जल है, और 29% भाग पर थल है। अब जल बहुत ज्यादा है, यानी 3/4 भाग पानी से ढका हुआ है, और फिर भी अपन क्या कहते हैं? कई बार हमें सुनने में हम लिखते भी है क्या? जल है तो कल है। देखते नहीं? कई बार लिखा हुआ आता है जल है तो कल है। जल की बूंद बूंद बचाइए, जल ही जीवन है। भविष्य में जल की बहुत ज्यादा कमी आ सकती है, ऐसा हम सुनने में आता है, पढ़ने में आता है, देखने में आता है हमारे। ऐसा क्यों भाई? ऐसा क्यों है कि एक तरफ तो अपन ये कहते हैं कि 73% भाग पर पानी है,
एक तरफ तो यह कहा जाता है, यह पढ़ाया जाता है आपको कि पृथ्वी के 71% भाग पर पानी है, यानी अथाह है, पानी का भंडार है। और एक तरफ अपन यह पढ़ते हैं कि जल एक सीमित मात्रा में है, जल का अगर दुरुपयोग करते रहे तो आने वाले समय में जल युद्ध होगा। ऐसे कहते हैं अपन कि इतने दिन साम्राज्य के लिए, भूमि के लिए, धन के लिए युद्ध लड़ा जाता है और आने वाले समय में ऐसा हो सकता है कि जल युद्ध हो जाए। हम पश्चिमी राजस्थान का वर्णन भी करते हैं तो वहां पर हमें ऐसे चित्र बहुत से देखने को मिलते हैं कि औरतें सिर पर 2-2 मट के लिए कई किलोमीटर दूर से पानी लेके आती है। फिर यह समस्या क्यों हुई, फिर ऐसे हालात क्यों हुए इतना पानी होने के बाद में भी? तो इसका कारण क्या है कि जल तो 71% है, लेकिन उसका 97% भाग कैसा है? लवणीय है। लवणीय का मतलब हमारे पीने योग्य नहीं है। पानी तो 71% है, 71% भाग जल से ढका हुआ है धरातल का, लेकिन उसका 97% किसका? 71 का 97। और 71 का 97% के आधार पर निकाल सकते हो आप, वो क्या है? हमारे काम का नहीं है। केवल कितना? 3% भाग है, वही हमारे काम का है। 3% में भी देखो दिक्कत है, 3% भी पूरा काम का नहीं है। 71 का 97% भाग तो लवणीय जल है। लवणीय का मतलब खारा है, लवण युक्त है, हमारे काम में आने लायक नहीं है, हम उसको उपयोग में नहीं लेते हैं। अब 71 का 97 हटाने के बाद में बचा कितना? 3%। 3% भाग है वो स्वच्छ जल है, वो क्या है? हमारे काम में आ सकता है, हम उपयोग में ले सकते हैं। लेकिन इसका भी 3/4 भाग है, वो कहाँ है? हिमानियों पर है। हिमानियों का मतलब बर्फ की चादरों के रूप में है, वो भी हमारे काम में नहीं आ रहा है। केवल कितना? 3/4 निकाल दे तो लगभग 1% भाग है, वो ही क्या है? लवणीय है, अलवणीय है, वही हमारे काम में आने लायक है। 1% हिस्सा है, वही हमारे काम में आने लायक हिस्सा है। इसलिए ये सब बातें कही जाती है कि जल है तो कल है, जल ही जीवन है, जल की बूंद बूंद बचानी चाहिए, भविष्य के लिए सुरक्षित रखना चाहिए, या जल का दुरुपयोग हमें नहीं करना चाहिए। तो क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमारे काम में आने लायक अलवणीय जल है, उसकी मात्रा बहुत कम है। भाग तो 71% ढका हुआ है, लेकिन वो सारे का सारा हमारे काम में नहीं आता, उसका थोड़ा सा हिस्सा है, वही हमारे काम में आता है। तो ये याद रखना भाई, कई बार परीक्षा में पूछ लेते हैं धरातल के कितने % भाग पर थल है, तो लगभग कितने % भाग पर थल है? 29% भाग पर। कितने % भाग पर जल है? 71% भाग पर। 71 का कितने % हिस्सा है? वो क्या है? लवणीय है, 97%। बाकी 3/4 3% हिस्सा है। संपूर्ण जल का कितना पानी स्वच्छ जल है? 3%। 3% से हमारे काम में आने लायक कितना है? 1%। क्यों? क्योंकि 3/4 कहाँ चला गया? हिमानी के रूप में चला गया। प्रायद्वीपीय भारतीय नदियां और हिमालय की नदियों के बाद में है झीलों का वर्णन। तो सबसे पहले है झील किसे कहते हैं? देखो, हम कई बार कश्मीर घाटी में प्रसिद्ध डल झील, नाव वाले घर और शिकारा से परिचित होंगे। परिचित है, नाम सुना हमने। कश्मीर घाटी में एक झील है जिसका नाम है डल झील, और उस झील में क्या है? नाव वाले घर होते हैं। नाव वाले घर कौन से होते हैं? नाव होती है, उसके अंदर ही घर की सारी सुविधाएं होती है, लोग घूमते रहते हैं उसी में। शिकारा क्या होते हैं? छोटी छोटी नावें होती हैं जिनसे लोग क्या करते हैं? झीलों में भ्रमण करते हैं। तो इनका नाम हमने सुना है। ये कहाँ पर है? झीलों में होते हैं, जो प्रत्येक वर्ष हजारों पर्यटकों को आकर्षित करते हैं और हजारों पर्यटक जाते हैं। पर्यटक किसे कहते हैं? पर्यटक। हमारे यहाँ पर ऐसा माना जाए, जो हमारा विषय चल रहा है उसके अनुसार पर्यटक जो घूमने के लिए जाते हैं, घूमने या प्राकृतिक दृश्यों का आनंद लेने के लिए जो लोग जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? पर्यटक कहलाते हैं। वैसे तो उद्देश्य कुछ भी हो सकता है,
घूमने के लिए जा सकते हैं, या प्राकृतिक दृश्यों का आनंद लेने के लिए जा सकते हैं, या व्यापार करने के लिए जा सकते हैं, या फिर कोई ऐतिहासिक दृश्य को देखने के लिए जा सकते हैं, या शिक्षा के उद्देश्य को लेकर जा सकते हैं, या फिर स्वास्थ्य के लिए भी जा सकते हैं। भाई कहीं स्वास्थ्य में दिक्कत होती है तो स्वास्थ्य सुधार के लिए भी, यानी कहने का मतलब है किसी भी उद्देश्य को लेकर अपन जो यात्रा करते हैं वो पर्यटन या पर्यटक आता है। तो कश्मीर में डल झील का नाम सुना हमने, डल झील है, वहाँ पर नाव वाले घर होते हैं, शिकारा होते हैं और हजारों पर्यटक वहाँ पर घूमने के लिए हर साल जाते हैं। इसी प्रकार अन्य झीलें हैं, झील वाले स्थान है वहाँ पर भी है। आपने भी किसी कश्मीर की डल झील नहीं देखी हो तो किसी दूसरे झील के दृश्य का आनंद लिया होगा, नौकायन, तैराकी और अन्य जलीय खेलों का आनंद लिया होगा। भाई आप भी झील में घूमने गए होंगे तो हो सकता है आपने नाव चलाई होगी या तैरने का कार्य किया होगा, या अन्य कोई खेल है जल से संबंधित तैरने वगैरह का या कोई भी खेल है वो किया होगा। तो कश्मीर, नैनीताल और दूसरे पर्यटन स्थलों पर झीलें नहीं होती तो क्या होता? अगर थोड़ी देर के लिए हम सोच ले कि कश्मीर है, नैनीताल है, हमारे आसपास में उदयपुर है, झीलों की नगरी उदयपुर को कहा जाता है, वहाँ पर भी बहुत सी झीलें हैं। भाई उदयपुर में भी पिछोला झील है, राजसमंद झील है, जयसमंद झील है, अजमेर में आना सागर है और सांबर झील भी है हमारे राजस्थान में। तो हम अगर मान लिया जाए कि जहाँ पर लोग पर्यटन इन झीलों पर जाते हैं वहाँ झील नहीं होती तो क्या होता? तो वहाँ झील नहीं होती तो पर्यटक है हजारों वो वहाँ उनकी ओर आकर्षित नहीं होती। भाई हम झील देखने के लिए जा रहे हैं और उस जगह पर झील ही नहीं है तो हम क्यों जाएंगे? तो पर्यटक आकर्षित नहीं होते उन जगहों पर, जितना आ जाते हैं उतने पर्यटक नहीं आते हैं। तो पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए झीलों का अपना महत्व है। अगर प्रश्न पूछा जाए कि झीलों का कोई एक महत्व बताइए तो एक महत्व हो गया, झीलें क्या करती है? पर्यटकों को आकर्षित करने का काम करती है। अब देखो पर्यटक आए तो बहुत से काम हो गए साथ में। पर्यटक आएंगे तो संचार के परिवहन के साधनों की आवश्यकता होगी, नहीं होगी क्या? परिवहन के साधन जरूरी है। पर्यटक आएंगे तो वहाँ पर नाव वाले घरों में, शिकारा में, होटल में, किसी भी जगह रहेंगे तो खर्चा लगेगा उनका, यानी उनसे आने वाली मुद्रा का अर्जन भी होगा। देसी पर्यटक भी हो सकते हैं, विदेशी पर्यटक भी हो सकते हैं। ये जरूरी थोड़ी है देशी जाए, दूसरे देशों के लोग भी घूमने आ सकते हैं। तो विदेशी मुद्रा का अर्जन होता है। कई बार लोगों को रोजगार भी मिलता है। क्यों? कि हम किसी स्थान पर घूमने गए, हम उस स्थान से परिचित है नहीं, हम किसी स्थान पर घूमने गए, उस स्थान से हम परिचित नहीं है, तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? परिचय कराने वाले की जरूरत पड़ेगी। भाई कौन सी झील है, कहाँ पर है, इसको किसने बनाया था, किसके समय बनी थी, इसकी लंबाई कितनी है, इसमें पानी कहाँ से आता है, ऐसी चीजों का ज्ञान भी, भाई उसके बाद पूरा ज्ञान भी लेके अपन तो परिचित कराने वाले गाइड होते हैं, उनकी जरूरत होती है, तो उनको रोजगार मिल गया। तो झीलें क्या करती है? देश के अर्थव्यवस्था में योगदान देने का काम भी करती है। कहते किसे है झील? झील की परिभाषा क्या है? एक जलराशि जो पृथ्वी की सतह के गर्त या गड्ढे भी हो, यानी उसके चारों तरफ क्या हो? ये चारों तरफ थल भाग हो और यहाँ पर गर्त या गड्ढा हो, तो ये क्या बन गई? यहाँ पर जलराशि हो, खड्डे में पृथ्वी की सतह से नीचे हो, और ऐसे ये मैंने गोलाकार बना दिया, जबकि झीलें गोलाकार नहीं होती है। ऐसे चारों तरफ क्या होती है उसके? धरातल, और ये अंदर क्या है? जलराशि। तो ऐसी जलराशि यानी ऐसा पानी का क्षेत्र जो पृथ्वी की सतह के गर्त या गड्ढे में हो और चारों तरफ उसके क्या होती है? पूर्णतया थल से घिरी हो, चारों तरफ पृथ्वी होती है, वो क्या कहलाती है? झील कहलाती है। और बड़े आकार की जो झील हो जाती है उसको हम क्या कहते हैं? समुद्र कहते हैं या सागर कहते हैं। समझ गए? बड़े समुद्र किसे कहते हैं? बड़े आकार की झीलों का आकार बड़ा हो गया वो समुद्र या सागर। जैसे अपन बोलते हैं ना कैस्पियन सागर, मृत सागर, अरल सागर, ऐसा नाम सुनते हैं, कई बार सुना हमने, कैस्पियन सागर, मृत सागर, अरल सागर। तो ये क्या है? बड़े आकार की झीलें हैं। समझ गए? बड़े आकार की झीलों को समुद्र कहा जाता है। और झील कहते किसे है?
पृथ्वी का ऐसा हिस्सा जो गर्त या गड्ढे में हो, चारों तरफ उसके पृथ्वी हो और उसमें क्या हो, जलराशि हो, वो झील कहलाती है। भारत में बहुत सी झीलें हैं, भारत में खूब झीलें हैं और सब आकार और लक्षण के आधार पर एक दूसरे से अलग है, यानी सब एक जैसी नहीं है। आकार और लक्षण देखें तो हर झीलों का अलग अलग आकार है, अलग अलग लक्षण है। अधिकतर झीलें स्थायी होती है, स्थायी का मतलब इनमें पानी भरा रहता है, लेकिन कुछ झीलें हैं जिनमें पानी केवल कब होता है, वर्षा ऋतु में ही होता है। शुष्क प्रदेशों की या अर्ध शुष्क प्रदेशों की जो झीलें हैं उनमें पानी केवल कब रहता है, वर्षा ऋतु में रहता है, बाकी झीलें होती है स्थायी। भारत में बहुत सी झीलें हैं जो एक दूसरे से आकार और लक्षण में भिन्न है, जैसे अंतर्देशीय प्रवाह वाले अर्ध शुष्क क्षेत्रों की द्रोणी वाली झीलें। देश के अंदर के जो अर्ध शुष्क प्रदेश है उनकी झीलें होती है, उनमें पानी केवल वर्षा ऋतु में रहता है, बाकी समय नहीं रहता है। हमारे यहाँ पर कुछ ऐसी झीलें भी है जिनका निर्माण हिमानियों और बर्फ की चादर की क्रिया के फलस्वरूप भी हुआ है। कई झीलें ऐसी है जो हिमानियों से बर्फ पिघल कर आती है या बर्फ की जो चादर है उनके रूप में भी हुआ है। तो कई झीलें हैं उनमें पानी भी खूब रहता है, जबकि कुछ अन्य झीलों का निर्माण है वायु, नदियों और मानवीय क्रियाकलापों के कारण भी हुआ है। कुछ ऐसी झीलें हैं जो हवा के द्वारा, नदियों के द्वारा और हमारे कृत्रिम रूप से भी बनाई गई है। एक विसर्प नदी बाढ़ वाले क्षेत्र में कटकर गोखुर झील का निर्माण करती है। याद रखना भाई, गोखुर झील, क्या नाम आया है, गोखुर झील। इसे कहते हैं जब एक विसर्प नदी होती है ऐसे सर्पाकार, तो विसर्प नदी क्या करती है, बाढ़ वाले क्षेत्रों को काटकर जो झील बनाती है वो कहलाती है गोखुर झील। समझ गए, गोखुर झील किसे कहते हैं, एक विसर्प नदी बाढ़ वाले क्षेत्र को काटकर जिस झील का निर्माण करती है वो गोखुर झील कहलाती है। स्मिट तथा रोधिका तटीय क्षेत्रों में लेगून झीलों का निर्माण करती है। तटीय क्षेत्र का मतलब है जैसे भारत का मानचित्र अपन देखते हैं तो ये जो इलाका है समुद्री तटीय इलाका कहलाता है। तो इस क्षेत्र में विसर्प या रोधिका रुकावटों के कारण, रोधिकाओं के कारण जिन झीलों का निर्माण होता है वो कहलाती है लेगून झीलें। तो कहने का मतलब है तटीय क्षेत्र की झीलों को कहते हैं अपन लेगून झीलें। और जो झीलें क्या करती है, विसर्पाकार वाली होती है, बाढ़ वाले क्षेत्रों को काटकर बनती है, वो कहलाती है गोखुर झीलें। जैसे चिलिका झील, पुलिकट झील और कोलेरू, तीन झीलों के नाम आए हैं, चिलिका, पुलिकट और कोलेरू। ये तीनों क्या है, लेगून झीलें हैं जो तटीय क्षेत्रों में है। तीनों क्या है, लेगून झीलें हैं। कौन कौन सी, चिल्का, पुलिकट और कोलेरू झील। अंतर्देशीय भागों वाली झीलें कभी कभी मौसमी होती है। अंतर्देशीय देश के आंतरिक हिस्सों में, तटीय हिस्सों में नहीं, देश के आंतरिक हिस्सों में जो झीलें होती है वो मौसमी होती है। मौसमी होने का मतलब उनमें पानी वर्षा ऋतु में ही उपलब्ध रहता है। वर्षा ऋतु खत्म होने के कुछ समय बाद उनमें पानी बहुत कम मात्रा में या न के बराबर रहता है। वो होती है अंतर्देशीय झीलें जो मौसमी है। जैसे राजस्थान की सांबर झील जो एक लवण झील भी, जल वाली भी झील है। राजस्थान की सांबर झील क्या है, मौसमी झील है। याद रखना, सांबर झील कहाँ पर है, तो सांबर झील राजस्थान में है, एक बात। दूसरी है क्या है, लवणीय जल वाली झील है, यानी इसका पानी क्या है, लवणीय है और इसके पानी से क्या बनाया जाता है, नमक बनाया जाता है। सांबर झील में
अत्यधिक मात्रा में नमक का उत्पादन होता है। तो इसके जल का उपयोग क्या किया जाता है? नमक बनाने के लिए या नमक निर्माण के लिए सांबर झील के जल का उपयोग किया जाता है। सांबर झील कहाँ पर है? राजस्थान में है। लवणीय जल वाली झील है और कैसी है? मौसमी झील है। कैसी है? मौसमी झील है। इसके जल से क्या बनाया जाता है? नमक बनाया जाता है। नमक का निर्माण होता है। सांबर झील के पानी से नमक का निर्माण किया जाता है। मीठे पानी की अधिकतर झीलें हिमालय क्षेत्र में है। हिमालय क्षेत्र की जो झीलें है वो मीठे पानी की है। क्यों भाई मीठे पानी की? क्यों? अभी चर्चा की थी हमने कि 97% भाग है वो लवणीय है और 3% भाग है वो क्या है? अलवणीय है। और उसका 3/4 भाग हिमानियों के रूप में है। अभी चर्चा की ना, 3/4 भाग हिमानियों के रूप में है। तो हिमालय में क्या हिमानियां ही है। तो जो हिमालय क्षेत्र की झीलें हैं उनका पानी क्या है? मीठा है। और अंतर्देशीय झीलें में एक का उदाहरण तो आ गया राजस्थान में, जैसे पंचभद्रा है, लूणकरणसर है, सांबर है, ये सभी क्या है? लवणीय है। इनके पानी से नमक बनाया जाता है। तो मीठे पानी की ज्यादातर झीलें कहाँ पर है? हिमालय क्षेत्र में है। ये मुख्यतया हिमानियों द्वारा बनी है। ये क्या करती है? तब बनी जब हिमानियों ने या कोई द्रोणी गहरी बनाई जो बाद में हिम पिघलने से भर गई, या किसी क्षेत्र में शिलाओं अथवा मिट्टी के हिमानी मार्ग बंध गए। जब बर्फ पिघल कर आई और तो एक गहरे गड्ढे में आगे अवरोध होने के कारण वो पानी के रूप में पिघल कर वहीं इकट्ठी हो गई। तो वो क्या है? हिमालय क्षेत्र की झीलें हैं। क्यों? ये मीठे पानी की है। मीठे पानी के होने का मतलब है कि ये हिमानियों से बनी है। इनके विपरीत जम्मू कश्मीर की वुलर झील भूगर्भीय क्रियाओं से बनी है। यह भी याद रखना। वुलर झील कहाँ पर है? वुलर झील है वो कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। और बनने का कारण क्या है? भूगर्भीय क्रियाएं, धरातल की आंतरिक क्रियाओं के कारण बनी है। सबका अलग अलग वर्णन आ गया है। गोफुर झील, गोफुर झील कैसे बनती है? नदियों के विसर्पाकार नदियों के बाढ़ वाले क्षेत्रों में रोधिका आने के कारण गोफुर झील बनती है। और लेंगुन झीलें कैसे बनती है? तटीय क्षेत्रों में बनती है लेंगुन झीलें। मौसमी झीलें कौन सी है? अंतर्देशीय झीलें हैं वो मौसमी झीलें हैं। और भूगर्भीय क्रियाओं से बनी झील कौन सी है? वुलर झील है। लेंगुन झीलों में चिल्का, पुलिकट, कोलेरू और वुलर झील किसका उदाहरण है? भूगर्भीय क्रियाओं के कारण बनी झील का। यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी वाली प्राकृतिक झील भी है। दूसरा क्वेश्चन इससे संबंधित, यह क्या है? सबसे बड़ी झील है कौन सी? मीठे पानी की। वुलर झील मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। और वो भी कैसी है? प्राकृतिक झील है, प्रकृति के द्वारा बनाई गई है। और प्रकृति में भी किस क्रिया के द्वारा? भूगर्भीय क्रिया के द्वारा बनी झील है वुलर झील, जो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। डल झील, भीमताल, नैनीताल, लोकताल और बड़ा पानी, ये सब क्या है? मीठे पानी की झीलें। वुलर तो सबसे बड़ी, उसके बाद में डल, भीमताल, लोकताल, ये सारी की सारी क्या है? मीठे पानी की झीलों के उदाहरण है। इसके अलावा जल विद्युत उत्पादन के लिए नदियों पर बांध बनाने के लिए भी झीलों का निर्माण हो जाता है। पानी से बिजली पैदा करने के लिए, जल से बिजली बनाने के लिए क्या करते हैं? नदियों पर बांध बनाकर भी झील बना सकते हैं। जैसे गुरु गोविंद सागर झील। गुरु गोविंद सागर झील कैसे बनी है? नदियों जल विद्युत उत्पन्न करने के लिए बांध बनाकर। झीलें मानव के लिए अत्यधिक लाभदायक होती है। झीलों से
हमें बहुत से लाभ है। कई लाभों का वर्णन तो आ गया पहले। झीलें पर्यटन को बढ़ावा देती है, इनके पानी से नमक बनता है, इनके पानी से बिजली बनती है और पर्यटन के साथ साथ लोगों को रोजगार भी मिलता है। तो इस प्रकार झीलें क्या है, पानी के बहाव को भी सुचारू रूप से चलाती है। भाई पानी का बहाव है वो भी सुचारू रूप से झीलों के कारण ही होता है। अत्यधिक वर्षा के समय यह बाढ़ को भी रोकती है। जब वर्षा ज्यादा होती है, नदियों का पानी है वो बढ़ जाता है जल स्तर, तो वो पानी झीलों में चला जाता है, तो बाढ़ को रोकने में भी काम आती है। अब इनमें पानी है तो ये सूखे के मौसम में पानी काम भी आता है। तो सूखे के मौसम में क्या होता है, पानी के बहाव को संतुलित करने में सहायता करती है। झीलों का उपयोग बिजली बनाने में भी किया जा सकता है। आसपास के क्षेत्र की जलवायु को सामान्य रखती है। जहाँ पर झील है उसके आसपास का क्षेत्र है वहाँ की जलवायु सामान्य रहेगी। सामान्य का होने का मतलब न तो बहुत ज्यादा गर्म रहेगी न बहुत ज्यादा ठंडी रहेगी। आसपास की जलवायु को सम बनाती है और उसमें रहने वाले जो जीव जंतु है, जलीय परितंत्र है, उसको संतुलित करती है, प्रकृति की सुंदरता को बढ़ाती है। ये भी तो है, झील क्या करती है, प्राकृतिक सुंदरता को बढ़ावा देती है। घूमने जाते हैं, मैंने कहा कि हम पर्यटन करने के लिए जाते हैं। क्यों जाते हैं, जो प्रकृति हमें सुंदर लगती है, प्राकृतिक सुंदरता को देखने के लिए जो जाते हैं। तो झीलें क्या करती है, प्राकृतिक सुंदरता को बढ़ावा देती है। घूमने जा रहे हैं तो हमारा क्या हो रहा है, मनोरंजन भी हो रहा है।